हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं फोर्थ चैप्टर का पार्ट सेकंड। और जो हमने पार्ट फर्स्ट पहले करा दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी के नाम से उसमें एनसीईआरटी सारी ऐड हैं, तो उसमें पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिए। तो आज हम कराते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमने 2 पॉइंट करा दिए हैं पहले ही, हड़प्पा नगरों की विशेषताएं। तो देखते हैं क्या क्या करा दिया है। तो हमने 2 चीज़ करा दिए थे पहले ही। एक तो हमने हड़प्पा की कहानी करा दिया और दूसरा हमने इन नगरों की विशेषताएं। तो ये आइए आज हम अगला पॉइंट शुरू करते हैं। पॉइंट का नाम है भवन, नाले और सड़कें। तो पॉइंट का नाम क्या है? भवन, नाले और सड़कें। तो आइए देखते हैं भवन, नाले और सड़कें। तो सेकंड पार्ट है हमारा ये। तो क्या देखते हैं, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। तो इन नगरों के घर कैसे होते थे? 1 या 2 मंजिले होते थे। इन नगरों के घर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर, यानी आंगन होता है उनके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ठीक है। अधिकांश घरों में, यानी आधे से ज़्यादा घरों में, 75% घरों में मान लेते हैं, अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, यानी बाथरूम होता था जो नहाने का काम होता है। ठीक है। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है। और कई नगरों में ढके हुए नाले थे। तो कई नगरों में कैसे थे? नाले थे, ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, यानी सीधी लाइन में बनाया जाता था। कैसे? ऐसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। ठीक है। तो हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी। ढलान क्यों होती थी? ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से, यानी घरों की जो नालियाँ होती थी वो सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, जिससे कि पानी आसानी से निकल सके। ठीक है। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए जाते थे। तो नालों के ढके होने के कारण मैनहोल क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि इनकी सफाई हो सके, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। ठीक है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो इनका निर्माण कैसे किया जाता था? प्लानिंग के साथ किया जाता है कि कैसे नाले बनने हैं, किस तरीके से मैनहोल बनाए जाने हैं, कौन सी नाली कहाँ जोड़नी है, इस तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? नगरीय जीवन। तो हमारा 1 पॉइंट हो गया है ये हमारा। अब ये हमारा चौथा पॉइंट है। ठीक है। तो अब देखते हैं नगरीय जीवन इनका कैसा था। इनका नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। मतलब रहा करती होगी, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। तो ये जिसने ये बुक बनाई है, या जिसने ये पुरातत्व विभाग ने ये जो मैटर लिखा है, तो वो काल्पनिक है, क्योंकि ये यहाँ लिख रहा है कि हलचल रहा करती होगी। तो ये किस तरीके से क्यों बता रहा है? तो आगे देखते हैं क्यों बता रहा है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे, यानी नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ठीक है। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, जो ये योजना बनाते थे, यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, यानी लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, जैसे पत्थर कौन कौन से हो जाते हैं, बहुमूल्य पत्थर होते हैं, जैसे मणि वगैरह है, और भी कई पत्थर हैं, और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। ठीक है। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, मनके किसे बोलते हैं? जो माला जपते हैं, उनमें जो मोती होते हैं उनको मनके बोलते हैं। तथा सोने चांदी से बने आभूषणों, तो सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। ठीक है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। तो ये याद करने वाली बात है कि इन नगरों में लिपिक भी होते थे। ठीक है। और जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, यानी मोहर जो होती है छापने के काम आती है, मोहरों पर लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, जो अब बच नहीं पाई हैं। ठीक है। इसके अलावा इन नगरों में शिल्पकार
इसके अलावा इन नगरों में शिल्पकार तो स्त्री पुरुष दोनों ही हो सकते हैं, तो स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर, अपने घर पर या किसी उद्योग स्थल या फैक्ट्री पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। कैसे यात्रा करते थे? तो लंबी दूर दूर की यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। उपयोगी वस्तु जो कीमती वस्तुएं या उपयोगी जो काम में लाई जा सके वो वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, यानी किस्से कहानियाँ भी दूर देशों से लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ चित्र में, तो ये क्या है? कुएं हैं। ठीक है, ये बच्चों के खिलौने हैं जो अभी मैंने पढ़ा था, और ये मोहर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट क्या है? नगर और नए शिल्प। ठीक है, नगर और नए शिल्प, तो इसके बारे में जानते हैं, नगर और नए शिल्प। ठीक है, तो ये चीज़ काट देंगे। यहाँ से पढ़ेंगे। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर क्या है? पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। जो चीज़ें मिली हैं वो सब चीज़ें किसकी बनी हुई थी? पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से क्या बनाया जाता था? तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे कांसे से इतनी चीज़ बनाई जाती थी। क्या क्या बनाया जाता था? औजार, हथियार और गहने और बर्तन बनाए जाते थे तांबे और कांसे से। सोने और चांदी से सिर्फ गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, जो भी मैंने बताया था कि जो माला जपते हैं उनमें जो मोती होते हैं वो मनके बोलते हैं। मनके यहाँ सबसे आकर्षक वस्तुओं में ये पूछा जा सकता है, सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या है? पत्थर की बांट। ये पत्थर की बांट है जो इन बांटों को बनाया जाता है। इन चर्ड पत्थर से बनाया गया था। किस पत्थर से बनाया गया था? चर्ड पत्थर से। चर्ड पत्थर क्या होता है? चर्ड पत्थर से बनाया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग काय की मोहरें बनाते थे? पत्थर की मोहरें बनाते थे। ये इम्पोर्टेंट बात है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। काय की मोहरें बनाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ठीक है, इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। आयताकार जो मोहर होती है, ये आयताकार मोहर जो होती है, इन पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, यानी काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के, तो ये जैसे ये मटका हो गया और ये लाल मिट्टी का बना होता था, तो लेकिन इन पर जो डिजाइन बनाई होती थी वो काले रंग की डिजाइन होती थी। आगे पढ़ते हैं। संभवतः 7000 साल पहले, आज से 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती कब होती थी? मेहरगढ़ में। कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की, किसकी खेती होती थी? कपास की। याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो संभवतः यानी ये काल्पनिक है कि शायद करते होंगे। तो 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, तो कुछ टुकड़ों के अवशेष कहाँ में मिले हैं? चांदी के एक फूलदार ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो काय के वो मिले हैं?
मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? टुकड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? चांदी के एक फूलदान में मिले हैं कपड़ों के टुकड़े। तो मैं शुरू से बता देता हूँ, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कपड़े के टुकड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? चांदी के एक फूलदान के ढक्कन में मिले हैं कपड़े के टुकड़े के अवशेष, और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए भी मिले हैं कपड़े के टुकड़े अवशेष। ठीक है, तो याद करने वाली चीज़ है कि कपड़े के टुकड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? कि चांदी के एक फूलदान में मिले हैं, ढक्कन में, फूलदान के ढक्कन में मिले हैं, और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं के से चिपके हुए मिले, तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। क्या मिला है? कपड़े के टुकड़े के अवशेष। ठीक है, अब पकी मिट्टी तथा फेयंस। फेयंस क्या होता है ये अभी हम बताएंगे। फेयंस क्या होता है? पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो सूत कताई का संकेत कहाँ से देती हैं? पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, तो फेयंस क्या होता है, हम फेयंस के बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब इसमें लिखा है कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। तो कढ़ाईदार वस्त्र किसे पहने हुए दिखाया गया है? ये हमारा कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है, ये वाला। ठीक है, ये कढ़ाईदार है, ये वाला कढ़ाईदार वस्त्र है, ये पहने हुए दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। तो अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? तो कुछ वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। तो विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे खास चीज को बनाना है तो खास प्रशिक्षण भी लेना पड़ेगा। जैसे पत्थर तराशना तो खास चीज है, खास चीज को तराशना है तो पत्थर को तराशना। मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। कौन कौन से है? पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, जो अभी मैंने दिखाया था। तो मूर्ति का चेहरा, तो उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे। तो इसमें अभी हमें पता ही नहीं है, पुरातत्वविदों को भी नहीं पता है कि सिर्फ पुरुष ही विशेषज्ञों का काम करते थे या स्त्रियां भी करती थी या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ये काल्पनिक है, ये शायद लगा रहे हैं, तो इन्हें पता नहीं है, शायद लगा के ये दोनों को बता दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने बोला था फेयंस क्या चीज है, तो फेयंस क्या होता है हम बता दे रहे हैं। फेयंस क्या होता है? पत्थर, एक तो पत्थर और शंख, ये प्राकृतिक चीजें हैं। शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, पत्थर और शंख तो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, कैसे तैयार किया जाता है? बालू या स्फटिक। स्फटिक मतलब एक कांच की चीज होती है। स्फटिक पत्थर, कांच के कोई पत्थर होता है, चीज होती है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण, उनको चूर्ण बना लेते हैं और गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, बालू को पीसकर या स्फटिक यानी कांच की चीजों को, पत्थरों को, उसके चूर्ण बनाकर गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। हल्के समुद्री हरे होते थे। रंग कैसा होता था? नीला या हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, फेयंस से क्या बनाया जाता था? मनके, चूड़ियां, बाल, ठीक है, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस का एक उदाहरण ये हमारे सामने, तो ये किसका है कि या तो बालू से बनाया गया होगा, चूड़ बना के, गोंद मिला के, या स्फटिक से। स्फटिक कौन सा है? कांच का कोई चीज होती है, उसको पीसकर गोंद मिला के बनाया। आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? कच्चे माल की खोज में। तो आगे पॉइंट हमारा क्या है? कच्चे माल की खोज में।
तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ठीक है। कच्चा माल किसको कहते हैं, जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। किसान या पशुपालक जो पशुओं को पालते हैं उस चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो कच्चा माल उसे कहते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क, लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, ठीक है। लकड़ी तो प्राकृतिक रूप है, और अयस्क धातुओं के अयस्क वो भी जमीन से निकाले जाते हैं, तो वो भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर क्या क्या बनाई जाती है, किसानों द्वारा पैदा किए गई कपास को, किसानों द्वारा जो पैदा किया गया कपास है, कपास को कच्चा माल कहते हैं। तो कच्चा माल किसानों द्वारा तैयार किया जाता है तो उसको कच्चा माल कहते हैं, ठीक है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो दूर दूर से आयात किस चीज़ का करते थे, तांबा, लोहा, सोना, चांदी। तो सीधी बात है, कैसे याद करना है, सोना मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है कि दूर दूर से कौन कौन सी चीज़ें आयात करते थे, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ठीक है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन बहुमूल्य पत्थरों जिसका वे दूर दूर से आयात करते थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। संभवतः मतलब पक्का नहीं पता है कि, लेकिन शायद वो हड़प्पा के लोग आज के राजस्थान से तांबे का आयात करते होंगे, ठीक है। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता हो। तांबे का आयात पश्चिम एशियाई देश है, कौन सा, पश्चिम एशियाई देश ओमान, ठीक है। ओमान कौन सा है, पश्चिम एशियाई देश से भी तांबे का आयात किया जाता होगा शायद, ठीक है। और आज के राजस्थान से करते थे, और राजस्थान से भी तांबे का आयात करते होंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ से, राजस्थान से, और पश्चिम एशियाई देश कौन सा है, ओमान, ओमान से भी वो तांबे का आयात करते होंगे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली, कांसा किस किस से बनाया जाता है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो कहाँ से किया जाता, तांबा किस किस से बनता है, कांसा बनाने के लिए, कांसा बनाने के लिए क्या क्या, तांबा, एक तो तांबे का इस्तेमाल होता था कांसा बनाने के लिए, कांसा बनाने के लिए एक तो तांबा और टिन, कौन सी, टिन, धातु कौन सी है, टिन, तांबा और टिन से क्या बनता है, कांसा। तो आयात आधुनिक ईरान से अफगानिस्तान, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टिन, तो टिन का आयात कहाँ से किया जाता था, ईरान और अफगानिस्तान से। तो टिन का आयात ईरान, टिन का आयात कहाँ से, टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये याद करने वाली चीज़ है कि टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। तो सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, सोने का आयात कहाँ से किया जाता था, अब के कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। तो इसमें हमारी याद करने वाली चीज़ है ये कि टिन का आयात कहाँ से किया जाता था, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से टिन का आयात किया जाता था, ठीक है। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था, कर्नाटक, और सोने का आयात कहाँ से, कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ है, इनको याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एक खिलौना है, ये खिलौना है, ठीक है। तो बस के बारे में पढ़ते हैं कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। तो इस चित्र को देखो, कौन सा चित्र है हमारा, इस चित्र को देखो, ये वाला हमारा चित्र है, ठीक है। जो एक चीज एक ऐसा है कि इस पर कुछ भी रख देंगे तो उस चीज़ को ले जाया जा सके। एक खिलौना है और दूसरी ये एक मोहर है, ठीक है, ये हमारी मोहर है, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। ठीक है। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे और वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों। किसान और चरवाहे, किसान होते हैं जो खेती वेती करते हैं, चरवाहे जो पशुओं को चराते हैं। ठीक है। ये चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तावेजों को खाने के सामान देते थे, क्योंकि ये जब जाते थे तो वहां से खाने के सामान लाते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो क्या करते थे, पौधे के अवशेषों से, उस समय पौधे के अवशेष मिले होंगे उस समय के, तो उससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, ये याद कर लेना है। ठीक है, क्या क्या उगाते थे, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं। हड़प्पा काल के जो हल थे वो अब नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी के से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि उस समय हल भी काम में लाया जाता था। ठीक है, तो इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ठीक है, हड़प्पा के लोग गाय भैंस, भेड़ और बकरियां, पालते थे। हड़प्पा के लोग क्या पालते थे, गाय भैंस तो याद ही हो जाएगा, गाय भैंस, भेड़ और बकरियां तो पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे। बस्तियों के आसपास क्या होते थे, तालाब भी होते थे और चरागाह भी होते थे। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता होगा। ठीक है, ले जाया जाता था। ठीक है, क्या बोला है इसमें कि सूखे महीनों में मतलब अप्रैल मई जून में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में, क्योंकि उस समय सूख जाता होगा पानी, तो दूर दूर तक ले जाया जाता था। किसको, पशुओं को दूर दूर तक ले जाया जाता था, क्योंकि पानी सूख जाता था। तो वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे। वे बेर होते नहीं, एक फल होता है बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। किसका शिकार करते थे, हिरन का तो शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे और फलों को इकट्ठा करते थे। कौन कौन से, बेर हैं, ऐसे फलों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा, गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो देखते हैं कच्छ के इलाके में, कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में खादर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो धौलावीरा नगर कहाँ पर है, गुजरात में। वहाँ क्या था, साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में व्यक्त थे। तो हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में व्यक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। धौलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था धौलावीरा नगर को। ठीक है, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। धौलावीरा नगर के जो है हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। अंदर जाने के लिए जो है बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। इस नगर के अंदर खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। तो यहाँ कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को, ठीक है, पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। तो आगे देखते हैं,
गुजरात की खम्बात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती, गुजरात में क्या है, खम्बात की खाड़ी में, गुजरात की खम्बात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, ऐसे स्थान पर बसा था लोथल नगर जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो दोबारा से पढ़ते हैं, क्या है, तो गुजरात की खम्बात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती, साबरमती नदी है एक, तो उपनदी है के किनारे, उसके उपनदी के किनारे बसा लोथल। तो लोथल नगर कहाँ बसा था, उपनदी कौन सी है, यहाँ साबरमती नदी, इसके किनारे लोथल नगर बसा था। इस ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कैसा केंद्र था, पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी, ठीक है, गीली मोहरबंदी किसे बोलते हैं, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, उसको मोहरबंदी बोलते हैं। ठीक है, यानी गीली मिट्टी कर लेंगे, उस पर जो मोहर बनाई जाती है उस मोहर को उस पर गीली मिट्टी पर छाप देंगे तो उसको मोहरबंदी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर एक इमारत मिलती है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम था। मनके मतलब जो मालाओं में जो मणि मोती से होते हैं उनको मनके बोलते हैं। तो मनके बनाने का काम होता था। ठीक है, पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं, जिससे कि यहाँ पर पता चलता है यहाँ पर सूक्ष्म निरीक्षण हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, बात करेंगे हम मोहर, मुद्रा, मोहर या मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी। ठीक है, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले का बंद करने के बाद उनके मुहानों पर, थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। जो मोहर छाप को लगाते हैं उसको मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, सभ्यता के अंत का रहस्य। अब ये लास्ट पॉइंट हमारा, सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग यानी सभ्यता के अंत का क्या रहस्य है, ये इसके बारे में ये बोला है। ठीक है, तो लगभग 3900 साल पहले, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया था। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, और क्या है, यह सब क्यों हुआ, तो कुछ पता नहीं है इनको। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के, जो आज का पाकिस्तान है, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध यानी आज के जो पाकिस्तान है उधर सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद, यानी 3900 साल के बाद 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ेंगे। अन्यत्र में क्या पढ़ते हैं, अन्यत्र में देखते हैं क्या है,
नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। नील नदी जो है, नील नदी कहाँ पर है? तो अफ्रीका में। नील नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में, ठीक है। तो इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, ठीक है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने मिस्र के राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। बड़े बड़े मकबरे, पिरामिड को ही मकबरा बोला जाता है। तो उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इन शवों को क्या बोला जाता था? मम्मी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। तो क्या क्या दफनाई जाती थी इनके शवों के साथ? उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, जो खाने योग्य चीज़ है, पेय जो पीने योग्य है, वस्त्र जो पहनते हैं, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है, यानी कब्र बनाने में और उनको दफनाने में, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगला चैप्टर हम 5th चैप्टर लेके आएंगे, तो उसके बारे में कुछ अच्छा बताएंगे उसमें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।